गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का धन्यवाद आज हमें ज्वाइन करने के लिए. माय नेम इज अरविंद एंड आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू वेलकम ऑल ऑफ यू आज एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार के लिए. इट इज आल्सो द 16th एनिवर्सरी of the RTI Act coming into existence, which is also known as RTI Divas. So we have a really special conversation lined up for all of you, where Shailesh Gandhi sir will be speaking with Anna Hazare ji, who is one of the country's most renowned activist, social reformer, someone who's been campaigning for measures to prevent corruption and has been relentlessly working for the last 50 years. So we are extremely happy to have you, sir. So allow me to take this chance to thank both Shailesh sir and Anna Hazare sir. Thank you for joining us. For those of you who are new to us, Money Life Foundation is a not-for-profit organization which is primarily engaging in spreading financial literacy and advocacy for savers. Our Right to Information Center, which is being supported by the Thakur Foundation, has been doing its best to promote the use of RTI in various ways, including the RTI app, which now allows you to ask questions about RTI to our panel of experts in any language by text, audio, or video. My colleagues will share a link of that in the chat, so please do have a look and download right away. Before we officially begin, couple of rules that I wanted to share. We've kept all of you on mute. आप सभी को हमने म्यूट पे रखा है so that पूरा सेशन का ध्यान हमारे स्पीकर्स पे ही रहे. For optimal viewing, I'm going to request all of you to keep the webinar on speaker view. ये पूरा मीटिंग हम रिकॉर्ड करेंगे और इसका एक कॉपी हम YouTube पे हमारे चैनल मनी लाइफ टीवी पे हम अपलोड करेंगे. क्वेश्चन एंड आंसर के दौरान आप Zoom के नीचे रेज हैंड बटन का एक ऑप्शन रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. पर प्लीज आपके क्वेश्चंस को 80 सेकेंड्स के अंदर ही रखिएगा so that हमें ज्यादा मौका मिले. प्लीज फील फ्री टू यूज द चैट सेक्शन. आप चैट का प्लीज इस्तेमाल कीजिए एंड आपके क्वेश्चंस, आपके ऑब्जर्वेशंस शेयर कीजिए. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसे प्लीज सिर्फ पब्लिक फोरम पे डालिए, प्राइवेट मैसेजेस मत कीजिएगा, हम नहीं देख पाएंगे. ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर कैमराज ऑफ. आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी कैमराज बंद रखें सो दैट पूरा प्रेजेंटेशन का ध्यान हमारे स्पीकर्स पे और हमारे गेस्ट पे रहे. Without taking too much time, I am now going to request Shailesh sir to take over. Sir, over to you. नमस्कार. थैंक यू अरविंद फॉर दिस. अन्ना जी को मेरा खास तौर पे नमस्कार. आज बहुत ही खास दिन है. आज ये दिन पे आरटीआई का जन्म हुआ. ये कानून का अक्टूबर 12, 2005 को, और उस दिन विजयादशमी था. और इस वजह से ये बहुत ही खास दिन है हम सबके लिए जो सूचना के अधिकार से जुड़े हुए हैं. अन्ना का इसमें जबरदस्त मार्गदर्शन रहा है, जबरदस्त रोल रहा है. मगर आज अन्ना के बारे में कुछ कहने का बोले तो मुझे 1-2 घंटा लग जाएगा. मगर बहुत संक्षेप में, ये सचमुच आज के कार्य भूमि पे काम करने वाले आदमी हैं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये उनका मंत्र रहा है. वो न सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक, वो एक्चुअल कार्य क्षेत्र में काम कर. सचमुच देश प्रेमी कौन होना चाहिए, इसकी बहुत चर्चा चली है. मेरे हिसाब से सचमुच देश प्रेमी अन्ना जैसे होने चाहिए. उन्होंने आर्मी में जाके देश का रक्षण में भाग लिया और उसके बाद आके समाज को ठीक करने का, समाज का विकास करने का, पर्यावरण को ठीक करने का काम किया. बहुत लंबी फहरिस्त है, इसके बारे में आज बात करने को टाइम नहीं है. मगर मेरे ख्याल से हम सब अन्ना जी का कंट्रीब्यूशन जानते हैं. तो नमस्कार अन्ना जी, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत धन्यवाद. तो अन्ना जी, ये पहले शुरू करूंगा. आज आरटीआई को 16 साल हो गए. उम्मीद थी कि ये कानून आएगा तो बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा देश में, और मेरे ख्याल से अपना कानून दुनिया के बेहतर कानूनों में से एक है. आपको क्या लगता है, आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या फीलिंग है, ये 16 साल में कहाँ पहुंचाया सूचना का अधिकार? 16 साल में आरटीआई ने अलग अलग स्तर पर जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसमें से जो जागृति आ गई,
तो करप्शन को काफी हद तक ब्रेक लग गया। सरकारी काम में पारदर्शिता आ गई। सरकारी काम में जो कमियां थी, निकृष्ट काम होते थे, उसमें थोड़ा सुधार हो गया। अभी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन 16 साल में हम आरटीआई युवक बनते आगे। अभी असली काम हमें आगे करना है। आरटीआई में जो काम किया है आज, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई अधिकारी बार बार हमें पूछते हैं कि आरटीआई से हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। कई लोग ऐसे नाजायज लेटर लिखते हैं, ये जानकर दे दो, वो जानकर दे दो। हमारा कहना यह है, 16 साल बीत गए, कानून का कलम नंबर 4, ये अगर हर एक कार्यालय ने उसका अमल करता तो आपके पास कोई जानकारी लेने के लिए आएगा नहीं, और आरटीआई का असर बहुत अच्छा होगा। ये तो करते रहिए। कलम नंबर 4 का अनुकरण जो करना चाहिए, इंटरनेट पर डालना चाहिए, तो लोग वहां से जानकारी लेंगे, आपके पास क्यों आना। वो करते नहीं है और दोष देते रहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसे करप्शन होता है, हमें बार बार लेटर लिखते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। ये बराबर नहीं। जो दोषी हैं वही कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा हुआ धरना जी? वो तो होता है, जो दोषी होते हैं वो दोष छुपाने की कोशिश करते हैं, ये तो होता है। लेकिन अभी लोगों के समझ में आ गया आरटीआई की शक्ति क्या है। ये समझ में आ गया लोगों के। कई लोगों को ये लगता है कि आरटीआई जब शुरू हुआ तब जो ताकत थी वो कम हुई है, ऐसा कई लोगों को लगता है अन्ना जी। आरटीआई, क्योंकि अभी आरटीआई जब शुरू हुआ 16 साल पहले, वहां से लेके पहले 5-6 साल तो बहुत अच्छा चल रहा, मगर उसके बाद कुछ वीक हुआ है, ऐसा लगता है लोगों को। आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? मैं तो अनुभव कर रहा हूं कि आरटीआई कानून बनने के बाद महाराष्ट्र राज्य ये पहला राज्य होगा देश में सबसे ज्यादा इसका अनुकरण हो गया। उसके लिए मैं करीब 1997, उसके पहले 5 साल पूरे महाराष्ट्र में घुमा। आरटीआई के कानून की छोटी छोटी किताबें छपवाई, 5-6 लाख किताबें लोगों को बंटवारा कर दिया, और लोगों के दिमाग में इतना असर हुआ, लोगों को पता चला कि आरटीआई की शक्ति कितनी है। 6 साल तक मैं महाराष्ट्र में घूमते रहा, 33 डिस्ट्रिक्ट, 252 ब्लॉक में हम संगठन बनाया। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन हमारी संस्था है, उसका संगठन किया, और हर तहसील में, हर जिला में हमारे कार्यकर्ता प्रचार में लगे। इसके कारण लोगों को आरटीआई की शक्ति क्या है समझ में आ गई।
और ये शक्ति आने के बाद 1997 मैंने पहला लेटर लिखा सरकार को कि ये आरटीआई का जो कानून है, उस टाइम पर पहले कानून नहीं बना था, लेकिन हमने जब घूमा और जागृति किया और आरटीआई 1997 में पहले लेटर लिखा कि इसका अमल करो। 1997 वास्तव में मुझे एक बात कहना जरूरी लगता है कि अंग्रेज ने भारत को लूटा कई प्रकार से लूटा। 1923 में 1923 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था गोपनीयता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और वो कानून बनाकर भारत को लूटते गया। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, जनता मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी जनता की है। मेरे तिजोरी का पैसा कहां कहां खर्चा होता है, क्या का काम होता है, ये पूछने का अधिकार मूलभूत अधिकार है हर एक नागरिक का, हर एक जनता का। ये हम लोग जगाते रहे लोगों को, और इतनी जागृति आ गई लोगों में। तो पहले मैंने 6/4/98 मुंबई के आजाद मैदान में धरना दिया। 9 अगस्त 99 में संत ज्ञानेश्वर की समाधि 10 दिन का अनशन किया। महाराष्ट्र में बड़ा लोक शिक्षा, लोक जागृति हो गई। 2/5/2000 में राज्य के 6 महसूल विभाग में घंटानाद मोर्चे निकाले, उससे जागृति आ गई। फिर ये महाराष्ट्र के लिए पहले कानून बनाना था, तब भारत का कानून नहीं बना था। महाराष्ट्र के माधवराव गोडबोले जो गृह सचिव रह चुके हैं भारत के, सत्यरंजन साठे, चंद्रशेखर धर्माधिकारी, इनसे मैं मिला कि महाराष्ट्र के लिए एक कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर ड्राफ्ट बनाइए, और उन्होंने महाराष्ट्र का ड्राफ्ट बनाया। उतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया। तो ये जो ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट लेकर हम पहली मीटिंग किया 27/4/2001, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम ये कानून जरूर बनाएंगे। सितंबर 2001 में सूचना का अधिकार अध्यादेश जारी किया गया महाराष्ट्र के लिए, लेकिन विधेयक पारित नहीं किया गया, इसलिए फिर से आंदोलन। 9 अगस्त 2001 में रालेगंज सिद्धि में 6 दिन का मौन आंदोलन किया। 17/9/2000 को मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, फिर से आश्वासन। 21/9/2002 को सरकार का निषेध करने के लिए मौन आंदोलन किया। 17/2/2003 में फिर से मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई महाराष्ट्र के, तब भारत का कानून नहीं बना था। 27/6/2003 में उप पंत प्रधान लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिला दिल्ली में,
कि ये कानून बनाइए। 1 अगस्त 2003 रालेगंज सिद्धि में मौन आंदोलन किया और 9 अगस्त क्रांति दिन के दिन आजाद मैदान में करेंगे या मरेंगे इस इरादे से बैठ गया। 10 दिन का अनशन हुआ आरटीआई के लिए महाराष्ट्र में। पहले 10 दिन का अनशन जब हुआ, पहले मैं महाराष्ट्र में घूमा था, जागृति किया था, 33 डिस्ट्रिक्ट में 252 ब्लॉक में संगठन किया था। इसके कारण जनता खड़ी हो गई और आजाद मैदान में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। और 2003 में सरकार को महाराष्ट्र में आरटीआई का कानून बनाना पड़ा। 2003 पहले कानून बना 2003 में महाराष्ट्र में। उस टाइम पर 2003 में महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में कानून बनने के बाद उस कानून में बदलाव करने के लिए सोचा, फिर से आंदोलन, फिर से रुका। उसके बाद 2003 में हमारा जो कानून बना था, मैं आडवाणी जी से मिला, मैं बोला ये देखिए तो इतना सुंदर ड्रॉप बना है, देश में ये कानून लाइए तो देश का करप्शन खत्म होगा और पारदर्शिता सरकार में। तो आडवाणी जी ने भी वो सुन लिया और भारत सरकार ने 2005 में हमारा जो ड्रॉप था महाराष्ट्र का, उसी ड्रॉप को लिया, सेम ड्रॉप। आप देखिए उस टाइम का जो ड्रॉप हम लोग बनाया था, आज भी वही ड्रॉप है। उसी ड्रॉप के आधार पर भारत सरकार ने 2005 में ये कानून बनाया। उस टाइम पर दिल्ली में, राजस्थान में कई जगह पर ये मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे और उस टाइम पर ये कानून जो बना महाराष्ट्र में, और भारत सरकार ने उस कानून का ड्रॉप लेकर 2005 में दिल्ली में देश के लिए ये कानून बनाया। 2005 में कानून बन गया। 2006 में मनमोहन जी पंत प्रधान थे, उन्होंने बदलाव लाने के लिए सोचा। ऑफिस जो ऑफिस के फाइलें होते नहीं देना, कई बातें। तो मैंने महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर की समाधि है आळंदी में अनशन के लिए बैठ गया, इसमें बदलाव मत लाओ। अरे पहली बार देश के लिए मिल रहा है ये कानून, ऐसे कानून पहली बार मिला और उसमें भी आप बदलाव ला रहे, उसको कटछाट कर रहे। तो आळंदी में मैं बैठ गया अनशन पर। इतना जनता जागी हुई थी, आळंदी में इतना भीड़ हो गया। और मनमोहन सिंह सरकार ने, पृथ्वीराज चौहान उनके मंत्री थे, उनको आळंदी में भेजा, खुद लेटर लिखा, पंत प्रधान जी मेरे लिए लेटर लिखा कि इसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे, आप अनशन छोड़िए। तब मैं वो अनशन वापस लिया आळंदी का
और वो कानून बच गया, न तो वो तोड़ फोड़ देने वाले थे। ये 2006 में ये कानून रुक गया, जो तो बदलाव लाना था वो रुक गया। लेकिन हर पक्ष और पार्टी की सरकारें, उनको ये कानून नहीं चाहिए कि उनका खाना बंद हो रहा है। आज दिल्ली के सरकार पर प्रेशर आ गया, उसका कारण वही है। उनको ये कानून नहीं चाहिए, पारदर्शिता नहीं चाहिए। लेकिन जनशक्ति का दबाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं, राज्य की संसद हो या दिल्ली की संसद हो, ये दोनों से जन संसद बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। हमें जन संसद को जगाना और जन संसद का दबाव राज्य के संसद और दिल्ली के संसद पर लाना, तो वह संसद को झुकना पड़ेगा। और वो हुआ। जितना करीब 10-11 साल कंटिन्यू 11 साल लगातार सरकार के विरोध में संघर्ष करते रहा, आखिर सरकार को कानून बनाना पड़ा। कानून बन गया। मनमोहन सिंह सरकार ने बदलाव ना करने के लिए आश्वासन दिया और बाद में आ गई नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्होंने 3 बार बदलाव किया। उनको नहीं चाहिए थे। अरे इतना सुंदर कानून है, देश का करप्शन को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा पर्याय है। ऐसे होते हुए भी आप लोग देश के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, पक्ष और पार्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए मुझे बार बार आंदोलन करना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के सरकार के विरोध में भी आंदोलन किया। सूचना का अधिकार एक देश का पहला कानून ऐसा है कि जो जनता के हाथ में है और पावर जनता के हाथ में है और अमल सरकार ने करना है, ऐसा कानून। कि ये कानून का जनता के हाथ में पावर है और अमल सरकार ने करना। क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान के आधार पर कानून बनते हैं और कानून के आधार पर देश चलता है। तो मैंने 10 कानून बनाए करप्शन को रोकने के लिए, अलग अलग 10 कानून। तो ये मुझे कहने का मतलब इतना है कि आज आरटीआई का वर्धापन दिन है, जन्मदिन है। इस अवसर पर आपने यहाँ बुलाया, इसलिए मैं अपने अनुभव को आपके सामने रखा है। तो आगे हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत कठिनाई बहुत है। ये कानून सरकार में कई लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन जनशक्ति का दबाव, जन संसद अगर जाग गई तो करना पड़ेगा। सरकार एक ही बात के लिए डरती है, वो सिर्फ धरना मोर्चा से नहीं डरती है, सरकार गिरने से डरती है। और गिराने की शक्ति जन संसद में आनी चाहिए, तब सरकार को करना पड़ेगा। वो हमें आगे के लिए करना है। आपसे ये पूछता हूं सर, आपने जो दफ्तरी दिरंगाई का कानून महाराष्ट्र में बनवाया, वो मेरे हिसाब से सूचना के अधिकार से भी ज्यादा पावरफुल है, मगर वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है महाराष्ट्र में।
जी इसके बारे में आप कुछ कहेंगे, क्योंकि वो अगर कानून इस्तेमाल हो गया सूचना के अधिकार के जैसे, दफ्तरी दिरंगाई का कायदा, हाँ, कौन सा? दफ्तरी दिरंगाई का कायदा, ट्रांसफर्स हाँ, डिले सिटीजन स्टेटस का, मैंने जो 10 कानून बनाए इसमें ये भी कानून है 2006, दफ्तर दिरंगाई। एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल में 7 दिन के अंदर जाना चाहिए। अरे जनता मालिक है, आप सब सेवक है, उनको चक्कर काटने के लिए लगाते हैं, कल आओ परसों आओ नरसों आओ। 7 दिन के अंदर वो टेबल पर से कागज नहीं गया तो पनिशमेंट। तो ये दफ्तर दिरंगा का कानून, उसमें कमी क्या है? जितना लोक शिक्षा लोक जागृति आरटीआई के कानून में हम कर पाए उतना दफ्तर दिरंगाई में अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि हम किसी से डोनेशन लेते नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं। मेरी पेंशन, और जब मैं सभा लेता हूँ सभा में झोला रखता हूँ, झोला, और झोला में जनता को बताता हूँ 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालिए। वो झोला में जो पैसे डालते हैं उसके आधार पर ये चलता है। इसलिए जो दफ्तर दिरंगा का कानून में आरटीआई जितना सफलता हमें नहीं मिले, लेकिन आगे के लिए हम कोशिश करते रहेंगे कि दफ्तर दिरंगाई। लोगों को क्या करना चाहिए? आपका मार्गदर्शन चाहिए अन्ना जी, आपने बहुत किया। लोगों में एक होना चाहिए, चारित्र से लोगों का संगठन बहुत जरूरी। आज कई प्रकार के संगठन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभाव जो है उसको दूर करना है। संगठन में जो लोग आएंगे उनके आचार शुद्ध होना, संगठन में आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, विचार भी शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, निष्कलंक, दाग नहीं होना। दाग लग गया तो आपके शब्दों का वेट खत्म हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं। बेदाग जीवन होना, आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग हो, त्याग। ये भारत की भूमि है ना, ये ऋषि मुनि से हमें कहते आई, भला करना है समाज का, भला करना है देश का, तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग के बिना नहीं होगा। खेती में ज्वार बाजरा मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा देखते ना, दाना से भरा हुआ भुट्टा खेती में, ये कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को मिटा लेता है जमीन में, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? अभी देखो, मैं एक फकीर आदमी है, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देश के लिए कितना काम कर सकता है कार्यकर्ता। मैंने 5 बातों को संभाला, आचार शुद्ध रखे, विचार शुद्ध रखे, जीवन निष्कलंक रखा, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति रखी। जब निंदा होती है ना, जैसे मैं मंत्री को पकड़ता तो मंत्री बोलता है अन्ना जरे भ्रष्टाचारी, अन्ना जरे गुंडे, अन्ना जरे मुंह काला करना, हिमालय में जाना, क्या क्या बोलते हैं। पीते 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 6 मंत्री घर चले गए, सब लोगों को पता चला ना कौन कैसा है, हम क्यों बोलना। तो इन बातों को आगे के लिए बहुत जरूरी है। हमारा चारित्र पर आधारित संगठन हो, आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग, अपमान पीने की शक्ति और सत्य के आधार पर चलने वाले लोग हो। सत्य, सत्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य के मार्ग से चलने वाले लोग, उन पर कठिनाई आती है, निंदा होती है, विरोध होता है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य हमेशा सत्य होता है।
किसी कहावत का नहीं, कहावत है, सत्य की नाव, सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। सत्य की नाव है ना, वो डूबती नहीं, हिलती डुलती है। तो ये बात आगे के लिए हमें कार्यकर्ताओं के जो संगठन में ये विचार होना जरूरी है। ऐसे संगठन होगा तो शब्द उसकी संख्या ज्यादा होना की जरूरत नहीं, संख्यात्मक दृष्टि के नहीं, गुणात्मक दृष्टि। जो भी संगठन में कार्य करते हुए वो उनका गुणात्मक दृष्टि से उनका संगठन, उसके शब्द में बहुत हुए, उसका प्रभाव हो गया। अब एक फकीर आदमी 10 कानून कर सकता है ना? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। फिर भी सरकार को झुकना पड़ता है। तो ये बातें आगे के लिए करना, नैतिकता की शक्ति है, इतनी नैतिकता की शक्ति है जो और किसी में नहीं है। अन्ना जी, आपकी नैतिकता की शक्ति आपका सबसे बड़ा साधन है। लोकपाल के लिए आपका जो आंदोलन था वो देशव्यापी हो गया था। सबसे बड़ा आंदोलन मेरे ख्याल से जनता पार्टी का जो आंदोलन था जयप्रकाश नारायण, उसके बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। आपको क्या लगता है ये कहां पहुंचा? लोकपाल बना है केंद्र में, कुछ करता नहीं है ऐसा लग रहा है। लोकपाल और लोक आयुक्त एक ही कानून है। लोकपाल लोक आयुक्त एक ही कानून है। केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोक आयुक्त। तो केंद्र का लोकपाल आंदोलन के कारण हो गया, मोदी सरकार ने उसमें भी काट छाट कर दिया, लेकिन हो गया। उसका कार्यालय भी शुरू हो गया दिल्ली में। अभी लोक आयुक्त, हर राज्यों ने लोक आयुक्त बनाना। तो 4 राज्यों ने बनाया। हम हमारे राज्य को कह रहे कि ये लोक आयुक्त बनाओ, नहीं बना रहे, इसलिए मैं इशारा दे दिया। बीजेपी सरकार थी पहली, उस टाइम पर मैंने आंदोलन किया, लोक आयुक्त कानून बनाओ। उन्हें डॉक्ट्रिन कमेटी बनाए, चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी के अंडर 4 प्रधान सेक्रेटरी और हमारे 5, सरकार के 5, हमारे 5, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई। अभी उनकी मीटिंगें चल रही है। लास्ट एक मीटिंग अभी होगी, आखिरी, और वो मीटिंग होने के बाद हमारा लोक आयुक्त का ड्राफ्ट बनेगा। लोक आयुक्त का ड्राफ्ट बन जाएगा। वो बनने के बाद विधानसभा में आएगा। विधानसभा में वो अगर ये कानून बन गया, इसमें शक्ति इतनी बड़ी है, मुख्यमंत्री की भी जांच कर सकता है लोक आयुक्त। सभी एमएलए, एमपी, सभी ऑफिसर, जनता ने प्रूफ दे दिया तो उनकी जांच चेक करेगा। अभी हमारी एक मीटिंग बननी है, एक मीटिंग के बाद लोक आयुक्त का ड्राफ्ट पूरा होगा और अगले विधानसभा में बिल आ जाए। हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा, ये जो कानून बनने वाला है, जो ड्राफ्ट बनाया, इंटरनेट पर डालो, जनता की भी राय ले लो, और इसमें क्या ऐड करना है ये पूछो जनता को। वो मालिक है। वो मान लिया, चीफ सेक्रेटरी ने मान लिया। और अब एक हमारा ड्राफ्ट पूरा होने के बाद पहले इंटरनेट पर जाएगा, देश की जनता देखेगी, उसमें और कमी क्या है वो सोचेगी, सजेशन देगी। तो यहां तक हम आए, लोकपाल लोक आयुक्त। लोकपाल कानून बन गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में वो भी कानून नहीं होना ऐसे ही था, क्योंकि वो कानून का दफ्तर बनाया पंचतारांकित होटल, पंचतारांकित होटल, उसमें ऑफिस। अरे एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी पंचतारांकित होटल में
शिकायत करने के लिए कैसे जाएगा? अभी शिकायत, अभी कई लोगों ने शिकायत करने के कारण अभी उन्होंने ऑफिस बदल दिया और दिल्ली में दूसरी जगह पर ऑफिस बनाए। तो लोकपाल लोक आयुक्त इसका भी पीछा चल रहा है। हाँ, अभी शायद हमारा लोक आयुक्त का कानून बन जाएगा, नहीं बना तो आंदोलन। इस बार आंदोलन दूसरों पे छोड़िए, आप दूसरों को गाइड कीजिए अन्ना जी। जी, आप दूसरों को मार्गदर्शन दीजिए आंदोलन करने को, औरों को भी सिखाइए सर। हाँ, क्या है, बहुत बार ऐसे होता है, तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसमें फंस जाते हैं। सबने मिलकर करना है, ये देश का काम है, ये समाज का काम है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, वो हम मिलकर लड़नी है। तो ये होने से जल्दी हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं ये तू बड़ा कि मैं बड़ा, इसमें फंस जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना जी। अभी हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ सवाल लेंगे, और मैं पहले सजेस्ट कर रहा हूं अरविंद से, विनीता जी को रिक्वेस्ट कीजिए, वो अन्ना जी को बहुत सालों से जानती हैं और उनके काम से काफी वाकिफ है, उनको पहले सवाल करने दीजिए। अरविंद जी। Vinita ma'am, I've just unmuted you. Can you please Yes. share? Yes. Are you able to hear me? I can, yeah. अन्ना जी, जी, हाँ, तो आपने पहले बोला था कि सेक्शन 4 जो है वो लागू नहीं करते गवर्नमेंट को, कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट, इसलिए आरटीआई एक्ट जरा इतना मजबूत नहीं है। और तो इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने या इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, वो एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या भी होती है हर एक स्टेट में, तो इसके बारे में आप क्या बताने चाहते हो? ये मेरे 2 प्रश्न हैं। नहीं, इसमें है आरटीआई कानून, एक तो सरकार के लोग को, सरकार में काम करने वाले लोगों को नहीं चाहिए पहले से उनका रवैया ये है कि वो बहुत दिक्कत है, इसलिए वो बार बार यही कहते कि ये कानून बहुत तकलीफ वाला है। लोग जानकारी मांगते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। मैं उनको ये बताता, अरे आपको तकलीफ देते हैं ऐसे लगता है तो कानून का कलम नंबर 4 इंटरनेट पर डालिए ना, सब जानकारी, पूरी दफ्तर और काम करने वाले लोग सब, उनका प्रमोशन वगैरह सब जानकारी दे दो, तो आपके पास कोई आएगा नहीं। वो करते नहीं और सिर्फ ऐसे बताते रहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ होता है। एक गलत उपयोग होता है आरटीआई का, ये बराबर नहीं है। आप कानून का कलम नंबर 4 इसका उपयोग इंटरनेट पर डाल दिया तो आपके पास जानकारी मांगने के लिए कोई आएगा ही नहीं, सब नेट से जानकारी लेंगे, वो तो करते नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? Vinita, can you share the second question? या आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या होती है सब स्टेट्स में। आरटीआयचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा खून पण होतो, त्यांना सारखी धमकी देतात, तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचंय? नहीं, इसमें हम पहले से कह रहे थे लेकिन कानून में आया नहीं। आरटीआई कार्यकर्ताओं को संरक्षण मिलना चाहिए और जान को हथेली पर लेकर समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो जान को हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं तो उसका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। अभी सरकार नहीं ले रही है, इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा आरटीआई कार्यकर्ताओं को। जितना बड़ा आंदोलन होगा उतना सरकार झुक जाएगी, करना पड़ेगा।
अच्छा अरविंद, और कौन है सवाल पूछने वाले? अनिल गलगली सर इज आल्सो हियर. गलगली सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी, नमस्कार. अण्णा नमस्कार. माहिती अधिकार कायदा आल्यापासून डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये कुठल्या सरकारच्या कार्यकारिणीमध्ये माहितीचा अधिकार हा सर्वात चांगला, मजबूत, टिकाऊ आणि लोकांना माहिती देण्यासाठी योग्य होता? आपलं काय मत आहे? नाही, मनमोहन सिंग सरकार असेल किंवा नरेंद्र मोदी सरकार असेल, दोघांनाही हे कानून देशामध्ये यावं असं ये कानून आना चाहिए ऐसे नहीं लगता है. न तो मनमोहन सिंह सरकार ने उसमें बदलाव करने का कोई कारण न था. जो 2006 में कानून में बदलाव करने के लिए निर्णय ले लिया और कानून को कमजोर करने के लिए सोचा, जनता ने आंदोलन किया इसलिए बच गया, लेकिन दिल से उनको ये कानून होना चाहिए ऐसे नहीं लगता. वही बात नरेंद्र मोदी जी की है. 3 बिल लाए, 3 बिल बदलाव के, और उन्होंने 3 बिल लाकर इस कानून में बदलाव किया. उससे ये कानून कमजोर हो गया. तो ये पक्ष और पार्टियों के सरकारें जो है उनको ये कानून नहीं चाहिए ऐसा शुरू से लगता है. इसलिए हमारे आर्टिस्ट कार्य करते हैं और जनशक्ति का दबाव, ये दोनों को निर्माण करने से फिर ये रुक जाए. अरविंद, नेक्स्ट कौन है? Mr. Negi, Mr. Deepak Negi is trying to ask a question. Mr. Deepak, can you please unmute? Yes. अन्ना जी नमस्ते. मेरा नाम दीपक नेगी है. मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में भी 3 साल बॉम्बे से जुड़ा रहा. आपसे कई बार मेरा 2 बार आपके उधर भी आए. मैं ये इलेक्टोरल एंड राजनीतिक चुनाव सुधार के जितने जगह पे मैंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, कई कुछ ऐसी एनजीओ में काम किया जो बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे काम करती थी नेशनल पे, तो मेरा तो यही अंदाजा निकला घूम फिर के कि जितने भी इश्यू में हम डिबेट करते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो आपने ही हमें मार्गदर्शित करके सुझाव दिया था, राइट टू रिकॉल. ये आरटीआई में बदलाव करते हैं, ये जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स की फाइलों पे बैठे हुए हैं. तो आपने ही वो भाषण में कहा था, जो मैं बार बार सुनता हूँ, कि राइट टू रिकॉल से इनके सर पे तलवार लटकी रहेगी पॉलिटिशियंस के, और उनको मजबूर करेगी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, जिससे एक्टिविस्ट बोल रहे थे कि उनकी हत्या हुई. तो राइट टू रिकॉल पे कुछ ग्रुप्स काम भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, पर सभी अनऑर्गेनाइज्ड है. तो आपकी एक बार फिर से मैं वही आपके मुंह से मतलब वो ये पूछना चाहता हूँ कि राइट टू रिकॉल ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या इन सारे प्रॉब्लम्स का, सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम्स का? बहुत जरूरी है. राइट टू रिकॉल ये कानून अगर बन गया तो आज जो संसद में जाने वाले लोग हैं, जो गुंडा है, भ्रष्ट है, वे बेचारे, उसको ब्रेक लगेगा. हमारी इलेक्शन कमीशन से मांग थी कि इलेक्शन में एक मतदार संघ में 4 उम्मीदवार खड़े हैं और मतदाता बोलता है 4 में मुझे एक भी पसंद नहीं. ऐसे समय पर नापसंदी का मोहर चित्र, जैसे इलेक्शन लड़ने वाले लोगों के लिए आप चिन्ह देते हैं, नापसंद का चिन्ह डालिए, आखिरी चिन्ह उम्मीदवार से, आखिरी चिन्ह नापसंदी, मुझे एक भी पसंद नहीं, रिजेक्ट. ये हमारी मांग थी. इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? नोटा लाया, नोटा. ये नोटा से काम नहीं बनेगा. आखिरी चिन्ह डालना है नापसंदी, और नापसंदी पर
ये चारों लोगों से वोटिंग ज्यादा हो गया तो इलेक्शन रद्द, फेयर इलेक्शन। जिन लोगों को नकारा है उसको खड़ा होने की इजाजत नहीं, तब बदलाव आएगा। लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा है। हम पीछा नहीं छोड़ रहे, हम करते रहेंगे आगे के लिए। मिस्टर प्रशांत देशमुख, प्लीज अनम्यूट. अण्णा, अलीकडे असं बघितलेलं आहे की माहिती आयुक्त पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी बसतायत आणि आयोगाचं जे कामकाज चालू आहे ते अधिकाऱ्यांना फायद्याचं होईल आणि नागरिकांना माहिती कशी मिळणार नाही या पद्धतीने कामकाज चालू आहे. तर आपल्याकडनं अशी अपेक्षा आहे की बुवा सरकारला याची जाणीव करून द्यावी की माहिती आयुक्त पदावरती सेवानिवृत्त अधिकारी नकोच ते. तर याबाबत आपण काय प्रयत्न करणार? आता लोक आयुक्त कायद्याचे मागची मीटिंग झाली आमची, त्याच्यामध्ये हा मुद्दा आला होता की निवृत्त झालेले जे अधिकारी आहे, निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्या कुठल्या पदावर येणं ठीक नाहीये. याच्यावर चर्चा झाली. आमचा मुद्दा असा आहे की कायम नसलं तरी 3 वर्ष अशा अधिकाऱ्याला कुठल्या पदावरती जागा नको, नाही तर ते आधीपासून करप्शन करायला सुरुवात करतात आणि पुढे त्याचे दुष्परिणाम होतात. हे आम्ही मागच्या मीटिंग मध्ये आता चर्चा केल्या. पुढच्या मीटिंग मध्ये हा प्रश्न येणार आहे मुख्य सचिवांच्या समोर की निवृत्त झालेला जो अधिकारी आहे तो पुन्हा कुठच्याही पदावर नसला पाहिजे. अशा प्रकारचे कायद्यात तरतूद करायची आम्ही चर्चा चालू आहे. सुभाष कटारिया जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. सर नमस्कार. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. सर मैं 5 साल से अप्लाई कर रहा हूँ और 4 साल के बाद सेकंड हियरिंग आता है और सेकंड हियरिंग में भी कमिश्नर खुद कागज गुम कर लेते हैं, कंप्लेंट गुम हो जाते हैं कमिश्नर के ऑफिस से, जो प्रूफ दिया नौकरी का वो सब गुम हो जाता है और सुनवाई नहीं होती है. उसका क्या उपाय करें? कागज कैसे गुम होते हैं, सुनवाई नहीं होती है 4 साल के बाद, और यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जमीन किसी ने ले ली और उसको ऊपर से पूरा मुद्दा चल रहा है. उसके लिए आज सही काम नहीं होता. कानून बन गया लेकिन कानून का सही अमल नहीं होता. तो सर्वोच्च व्यवस्था है हमारी न्याय व्यवस्था, उनके विरोध में हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा. न्यायालय उसकी जांच करेगा क्यों नहीं दिया, क्यों हुआ, तो वो करना जरूरी है ऐसे हमें लगता है. मैं अल्प शिक्षित आदमी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये होना जरूरी है. आलोक कुमार जी. जी प्लीज आपका क्वेश्चन शेयर कीजिए. सर, मेरा अन्ना जी से प्रश्न है कि 2005 में जनता को जो ये चाबी मिल गई थी जिससे कि लोकतंत्र का हर दरवाजा खोला जा सकता था, लेकिन अब 16 वर्षों में हम देखते हैं और ये पाते हैं कि प्रत्येक ताले पे ये कह करके वापस मना कर दिया जा रहा है कि ये व्यक्तिगत ताला है. तो अन्ना जी, इस जो चाबी हमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्राप्त हुई है, इसका सदुपयोग लोकतंत्र में कैसे अब किया जा सकेगा? लोकतंत्र में जब अड़चने आते हैं, काम नहीं होता, एक अच्छा पर्याय है वो है संगठन. चारित्र्यशील लोगों का बड़ा संगठन करने, जैसे हमने 33 डिस्ट्रिक्ट में 252 ब्लॉक में संगठन बनाया. सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा. सरकार गिरने से डरती है, बाकी किसी से डरती नहीं. वैसे संगठन हमें करना पड़ेगा, तब सरकार झुक जाएगी. लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. मैंने करीब 800 सभा ली, 800 सभा महाराष्ट्र में, और पैसा नहीं, झोला रखता है और लोगों को बताता है झोला में 5 रुपए 10 रुपए डालो.
इतना तकलीफ उठाने के बाद ये होते गया। तो इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा समाज के लिए, देश के लिए। जितना संगठन बड़ा होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा और उतना हमारा काम बनते जाएगा। थैंक यू। विजय सिंह पालीवाल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अन्ना जी जय हिंद। मैं विजय पालीवाल बोल रहा हूँ अन्ना चौक कोटा से। आरटीआई से जो सूचनाएं मिली थी उससे अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना आंदोलन चालू हुआ, लेकिन जो अभी तो जो भ्रष्टाचार है वो आईएससी के आंदोलन के समय से, जबकि जो वर्तमान सरकार है वो भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे से आई है चुन के, लेकिन भ्रष्टाचार तो कई गुना ज्यादा फैला है। और दूसरा अभी एक चीज और है कि अपराधी किस्म के लोग राजनीति में ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी तो अगर चाहेंगे कि हम आंदोलन करें तो पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, उससे हालात ज्यादा मुश्किल हुए हैं। दूसरा, किसानों का आंदोलन अभी आप देख रहे हैं तो किसानों के आंदोलन को भी रोंदा जा रहा है, तो वो हालत से हालत तो पहले से ज्यादा बिगड़ी है। और इसके लिए मैं एक चीज और बोल रहा था कि जैसे आरटीआई का कानून आया तो वैसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जो जवाबदेही आंदोलन है, वो लाने का क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसके बारे में मेरी अरुणा राय जी से और निखिल राय जी से भी बात हुई है। तो अकाउंटेबिलिटी एक्ट के बारे में भी क्या राय है आपकी? नहीं, जरूरी है, एक करना जरूरी है, लेकिन हम क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं और आपके विचार के कई लोग सोच रहे हैं, वो ऐसे समविचारी लोगों का बड़ा संगठन होने से ये हो जाएगा। और समय आ गया तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। मिस्टर जानकी रामन, कैन यू प्लीज अनम्यूट? नमस्कार अन्ना जी। नमस्कार। के लिए अभिनंदन और धन्यवाद। मेरा आपसे 4 प्रश्न हैं, आपको पहले बोल देता हूँ, चाहे आपको बात बाद में दोहराता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आजकल पॉलिटिशियंस ने अपने ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए इससे राज्य का प्रगति पे रोड़ा आता है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? दूसरा है, आपका आरटीआई में इंफॉर्मेशन तो गैदर सकते हैं, मगर जो इंफॉर्मेशन सामने आता है, यानी महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर एक पुलिस चीफ को घूस लेने के लिए आग्रह करता है, इसके लिए तो क्या होगा? ये आज क्या हुआ, सभी पक्ष और पार्टियां सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता के पीछे पड़ी है। आजादी के लिए हुआ बलिदान भूल गए और सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता के कारण भ्रष्ट लोग है, गुंडा लोग है, व्यभिचारी लोग है, ऐसे भी लोकशाही के पवित्र मंदिर में जाना शुरू हो गए थे। इसलिए मैं जो पिछले 40 साल से लड़ रहा हूं, 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। तो इस मुताबिक हमें संगठन अगर खड़ा किया तो उसको हम ब्रेक लगाएंगे कुछ हद तक। सब खत्म नहीं होगा, पूरा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन हम ब्रेक लगा सकेंगे। अभी भी हमारे आंदोलन के कारण सरकार पर, जैसे लोक आयुक्त कानून है, सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये कानून बनने से आरटीआई से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा, करप्शन के लिए ब्रेक लगेगा। तो सरकार को नहीं चाहिए। मैं गवर्नमेंट को इशारा दे दिया, अगर नहीं किया तो फिर हमारा एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में हम खड़ा करेंगे। अभी सरकार डरने के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी बनकर अभी कानून बनाने के लिए मीटिंगें चल रही है। एक मीटिंग के बाद कानून बन जाएगा। तो ये हमें सब मिलकर, संगठन बड़ा होने के कारण हो, जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत आई।
प्रवीण पटेल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा संक्षेप में अगर पूछेंगे तो फिर इट विल बी रियली हेल्पफुल। Am I audible? या वी कैन हियर यू, सुनाई दे रहा है। मैं अन्ना जी से बहुत सिंपल और सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड, पीएम केयर फंड एक्सेट्रा, जो पीएम केयर फंड तो आरटीआई से बाहर है, मगर उसमें भारत सरकार का जो अशोक का चिन्ह है वो भी लगा हुआ है। सभी मंत्रालयों की वेबसाइट में पहले ही आप खोलोगे तो पीएम केयर फंड आता है, और वो कहते हैं कि ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से जाते हैं। जो लड़ाई आपने लड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या ये लीगलाइज भ्रष्टाचार नहीं है? थैंक यू सर। आज कमी है वो इसी बात की है। भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई करना वो अन्ना हजारे ने करना, ये हर एक इंसान का कर्तव्य है। देश के लिए, समाज के लिए हर एक ने करप्शन के विरोध में लड़ाई करना जरूरी है। लड़ाई करने वाले लोगों को शब्दों में वेट आना, इसलिए उसका चारित्र शुद्ध होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना, सत्य के रास्ते चलने वाला होना, तब उसका असर होगा, नहीं तो असर नहीं होता। और 2-4 लोग, 50, 100, 200 लोग इस काम के लिए रास्ते पर चढ़ गए, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी कि सरकार की शक्ति बहुत बड़ी है, वो दबा देगी। सरकार गिराने की शक्ति जनता से निर्माण करना पड़ेगा, तब होगा। और हम देखिए, राज्य में 2 सरकार गिर जाएगी, इस स्थिति में आ गए तो कानून बनाना पड़ा, आरटीआई का कानून। जब देखा सरकार ने कि अभी नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी। केंद्र सरकार में एक सरकार, उसने सोचा कि नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तो कानून बनाना पड़ा। तो ऐसे हमें थोड़ा संगठन बड़ा करके संगठित पने संघर्ष करना जरूरी है। कुंडलिक जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? नमस्ते। मेरा सवाल ये है, अगर शासन में कोई भी जगह पे क्लर्क की भी नौकरी हो और उसको अगर नौकरी चाहिए और पुलिस रिकॉर्ड में एफआईआर दर्ज है या पुलिस केस है, तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन असेंबली या पार्लियामेंट में अभी रिकॉर्ड देखेंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उनको फिर वापस इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया जाता है। ये आपको नहीं लगता है कि घटना में कोई या कायदे में कोई संशोधन होना चाहिए इसके बारे में? मुझे लगता है, लेकिन जन संगठन जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जनशक्ति का दबाव निर्माण करना जरूरी है। जब तक जनशक्ति का दबाव निर्माण नहीं होगा, आज कई संस्थाएं जनशक्ति का दबाव निर्माण करते हैं, शक्ति कम पड़ती है। हर सरकार सोचती नहीं है। सरकार को जिस दिन लगेगा ये नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तब सरकार करेगी। वो शक्ति हमें निर्माण करना जरूरी है। धन्यवाद अन्ना जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और इससे आज आपने जो बताया, संगठन करो, उसके बिना कहीं चारा नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने संगठन बहुत आंदोलन किए हैं। अब हम सबकी बारी है, जो हम आपसे छोटे हैं, हम सबको इसका करना चाहिए, हमारा ये ध्येय है। और आपने बहुत अच्छी बात कही जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बीज का मकई का दाना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे बीज अगर हुए तो फसल बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद अन्ना जी, आपने बहुत ही प्रेरणादायक आज बताया है हमको। थैंक यू, और थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अन्ना, संजय बाबू, थैंक यू। धन्यवाद।